हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं लाली वर्मा आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, लेकर आई हूं आपकी कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तिका दिगंत भाग 1 के 12वें पाठ के प्रश्न उत्तर। 12वां पाठ हाँ हम कर चुके हैं, और इसी आशा के साथ कि आप सभी ने प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने गांव के बच्चों की शिक्षा की व्याख्या की है, लेखक परिचय के बारे में जाना, मतलब लेखक के जीवन के बारे में जाना, तो इतनी आशा के साथ अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले वे वीडियो देख लें और उसके बाद फिर यहाँ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए, तो क्या आप सभी तैयार हैं? तो हम शुरू करते हैं अपनी जो पाठ्य पुस्तिका है उसके पाठ 12 गांव के बच्चों की शिक्षा का पहला प्रश्न, जो कि लिखा है कृष्ण कुमार जी ने। पहला, कमारालय का देश किस देश का उपनिवेश था? अपनी आत्मकथा के अंतिम अध्याय में उन्होंने किस प्रसंग का चित्रण किया है? संक्षेप में लिखें। कमारालय याद होंगे, जिन्होंने पहला वीडियो देखा है पक्का पक्का उनको याद होगा कि कमारालय कौन थे। और किस देश, कौन सा देश था, क्या उपनिवेश था उनका, ये सब कुछ आपको पता होगा। तो फटाफट लिखकर बताएंगे क्या आप? हाँ, संक्षिप्त में कमेंट सेक्शन में लिखो जरा नाम के साथ। चलो, तो हम देखते हैं कि कमारालय का देश पश्चिमी अफ्रीका, फ्रांस का उपनिवेश था। पश्चिमी अफ्रीका, जो कमारालय का देश था वो पश्चिमी अफ्रीका था और फ्रांस का उपनिवेश था। कमारालय ने अपनी आत्मकथा के अंतिम अध्याय में उस घटना का विवरण प्रस्तुत किया है कि किस तरह से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, फिर उनको कहाँ भेजा गया या वे कहाँ गए, कैसे, क्या शिक्षा से संबंधित कुछ चर्चा है क्या? तो देखो, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात एक प्रतियोगिता के लिए उनका चयन हुआ। सौभाग्यवश मेधावी छात्र कमारा उक्त प्रतियोगिता में सफल भी हो गए। अब इसको बच्चे की कुशलता कहें, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सफलता मिलने में केवल और केवल मेहनत काम नहीं आती है। कुछ लोगों का कहना है कि सफलता में दो चीज़ों का बहुत अनिवार्य रूप से हाथ होता है या योगदान होता है। एक होता है मेहनत, दूसरी होती है किस्मत। क्योंकि कुछ लोग मेहनत करते हैं लेकिन ऐन वक्त पर या बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर असफलता हाथ लगती है, और कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं और उतना समय भी नहीं है और फिर भी उनको सफलता प्राप्त हो जाती है। आप क्या मानते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है या किस्मत और मेहनत से मिलती है? बताना मुझे। तो अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सौभाग्यवश, सौभाग्यवश लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं किस्मत को हम सब अपने साथ लेकर चलते हैं। तो सौभाग्यवश मेधावी छात्र कमारा था, वो मेधावी, बिल्कुल टैलेंटेड बॉय था, उक्त प्रतियोगिता में सफल हो गए। उत्तीर्ण होने पर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए फ्रांस भेजने का प्रस्ताव भी रचा गया कि भाई अब फ्रांस भेजे जाएंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो उन्होंने तत्काल सरकार द्वारा फ्रांस भेजने व अध्ययन शिक्षण की व्यवस्था की गई। उस समय एक गुलाम देश में विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करना एक विशिष्ट उपलब्धि तथा आश्चर्यजनक बात थी कि कोई देश से बाहर विदेश शिक्षा के लिए जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहले इतना विकास नहीं हुआ था कि अब तो जैसे हम वर्तमान में देखते हैं कि कोई आए दिन कोई ना कोई आता जाता रहता है, यूं हजारों हजारों किलोमीटर्स की दूरी घंटों में तय हो जाती है। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो बहुत बड़ी बात थी। कमारा को अपने माता पिता, रिश्तेदारों तथा घर के तमाम लोगों से मिलकर विदा लेने के लिए अपने गांव आना पड़ा। गांव के सभी लोग अत्यंत गदगद थे कि हमारे गांव का बच्चा विदेश जा रहा है, विदेश जाकर आगे अपने कार्यों को अंजाम देगा। इस तरह से बड़े फूले न समाना कह सकते हैं कि बहुत प्रसन्न थे।
कमारा को उनके चाचा चाची, मामा मामियों तथा अन्य संबंधियों ने सहर्ष विदाई दी, लेकिन उनकी मां याद है। किंतु खटकने वाली एक बात यह थी कि उसकी मां वहां पर दिखाई नहीं थी। कमारा की आंखें मां को ढूंढ रही थीं, नजरें मां को ढूंढ रही थीं। जब चिंतित कमारा मां से आशीर्वाद लेने की आशा पाले अपनी झोपड़ी में गए तो मां वहां पर सिसकियां भर रही थी। मां को रोते देख कमारा उद्विग्न हो गए और उन्होंने इस मां से कारण पूछा कि क्या हुआ। अनेक प्रयासों के पश्चात मां ने कहा कि जिस दिन कमारा का प्राथमिक पाठशाला में नामांकन हुआ था ना, मुझे तभी पता था, जब से ही मैं जानती हूं कि बच्चा गांव में या अपने देश में ठहरने वाला नहीं है, बाहर अवश्य जाएगा। इसके पीछे क्या बताना चाहते हैं लेखक? मां जो इतनी आश्वस्त थी, कब? जब इसका प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश या दाखिला लिया था, उसी दिन उसकी मां ने समझ लिया था कि वह उस गांव में नहीं टिक पाएगा। मैंने पिता एवं चाचा को कमारा की पढ़ाई कराने के लिए मना किया था, किंतु वे लोग नहीं माने। ये कहे जा रही थी उनकी मां कि मैंने सबसे मना किया था कि मत पढ़ाओ मत पढ़ाओ, लेकिन कोई नहीं माना, सब पढ़ा रहे हैं। उन लोगों ने उसको धोखा दिया। अब पढ़ने के लिए विदेश जाने के बाद कमारा देश में भी नहीं रहेगा। क्या ऐसी बात थी जो मां पहले से जानती थी? तो यहां पर लेखक ने इस बात का जिक्र किया था बेटा कि आज भी यदि हम पाठ्यक्रम में देखें, करिकुलम पर नजर डालें, तो जब भी कभी गांव की स्थिति को बताने के लिए कोई पाठ या पाठ्यक्रम में कुछ शामिल किया जाता है, तो गांव की स्थिति बड़ी दयनीय सी दिखाई देती है, बेचारी सी दिखाई देती है। हर एक गांव के लोगों के चेहरों पर विवशता का नज़ारा शब्दों के माध्यम से दिखाई देता है। कौन उस गांव में ठहरेगा जहां का नज़ारा, जहां का दृश्य इस तरह का होता है? ये सबसे अहम कारण था। उसकी मां ने यह भी कहा कि वह कमारा तो उससे बहुत पहले ही शिक्षा प्राप्त करने के साथ विदाई ले चुका है। केवल उसी से नहीं वरन पूरे गांव से उसे छीन लिया गया है। इन पंक्तियों में एक मां की अंतर्वेदना स्पष्ट परिलक्षित होती है। अगला है, कमारा लिए की आत्मकथा किसे समर्पित है? उन्होंने जो आत्मकथा लिखी वो किसे समर्पित है? कमारा लिए ने अपनी आत्मकथा अपने देश की इन असंख्य अशिक्षित माताओं को समर्पित की है जो अफ्रीका के खेतों में काम करती हैं, अशिक्षित हैं और अफ्रीका के खेतों में काम करती हैं। विदेश में विद्या अध्ययन के लिए जाते समय, अपनी मां से विदाई लेते समय उसके द्वारा प्रकट किए गए उद्गारों से कमारा अत्यंत प्रभावित हुए, दुखी हुए। मां की अंतःवेदना तथा नैराश्य की भावना से उनकी संवेदना को झकझोर कर रख दिया कि मां जो कह रही, क्योंकि अब कमारा ले की बुद्धि विकास कर चुकी थी, वे बड़े हो चुके थे और मां के कहे गए कथनों को वे समझ रहे थे कि अशिक्षित, जिसको कहते हैं ना अशिक्षित है, शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसानों में तर्क शक्ति ही ना हो, सब कुछ था, बस किताबी ज्ञान नहीं था। अब कमारा लिए ये समझ रहे थे कि क्यों ऐसी बात कही जा रही है। पूरी तरह से अंतर आत्मा को झकझोर दिया, जिसकी परिणति उसकी आत्मकथा के समर्पण में स्पष्ट प्रतिबिंबित होती है कि क्यों उन्होंने ये सब सोचा। कमारा लिए कि मां उन्हें क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी। आखिर कोई भी मां अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है ना, हमेशा माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित कराना चाहते हैं, लेकिन कमारा लिए की मां क्यों उन्हें पढ़ाना नहीं चाहती थी? क्या हो गया? हाँ, ऐसी क्या बात थी जिससे कमारा लिए की मां उनको पढ़ाना नहीं चाहती थी? क्या शिक्षा में खराबी थी, विद्यालय में खराबी थी, या पहले ही कहीं लिखा गया था कि बच्चा पढ़ेगा तो विदेश जाएगा? क्या मानसिकता थी? क्या ऐसी बात थी जो मां को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी? जा तो वो अब रहा था उच्च शिक्षा की बात, लेकिन वे पहले ही समझ चुकी थी कि बच्चा तो हाथ से गया। क्या कारण था?
कमारा लिए की मां को आशंका थी कि यदि वह शिक्षा ग्रहण करने विद्यालय जाएगा तो कालांतर में गांव छोड़कर अन्यत्र अवश्य चला जाएगा और गांव से बाहर शिक्षा करने मतलब शिक्षा प्राप्त करने जाएगा। और गांव से बाहर ही क्यों, देश से बाहर भी या विदेश भी जा सकता है। अब क्या होगा, गांव छोड़ना उसकी परिस्थिति जन्य व्यवस्था होगी, ये समझती थी वो कि क्या करें, वो इच्छा से नहीं, परिस्थितियां ही ऐसी उत्पन्न हो जाएंगी जिससे वो गांव छोड़ना पड़ेगा उसे। जब वह अपना देश छोड़कर उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु फ्रांस जाने लगा तो उसकी मां को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब वह अपने देश अफ्रीका में नहीं रह पाएगा और विदेश चला जाएगा। मां की ममता उसे ऐसा सोचने पर विवश कर रही थी। अगला है, शिक्षा अपने आप में कोई गुणकारी दवाई नहीं है जिसके सेवन से समाज एकदम रोग मुक्त हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त कर लिया या विद्यालय चले गए तो हम सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो गए, या हम कहने का तात्पर्य कि ऐसी कोई दवा नहीं है शिक्षा जिसको खाकर या पीकर हम रोग मुक्त हो गए, बिल्कुल नहीं। तो क्या है शिक्षा? या वह कोई उपहार हो जो सरकार हमें देने वाली हो या पिछले 50 साल से देती आ रही हो? ना ही शिक्षा कोई उपहार है, या हम पाकर खुश हो जाएंगे। तो आखिरकार शिक्षा क्या है? लेखक के इस कथन का अभिप्राय है क्या या क्या है, स्पष्ट कीजिए। एक तरफ शिक्षा को हम सफलता की प्रथम सीढ़ी मानते हैं, एक तरफ शिक्षा या यूं कहें कि शिक्षित होना हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। जीवन में शिक्षा का महत्व अत्यंत विशाल है या अनिवार्य है। लेकिन अब यहां जो प्रश्न लेखक ने किए हैं वो क्या है? शिक्षा अपने आप में कोई गुणकारी दवाई तो है नहीं कि खाएंगे और हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, ना कोई उपहार है जो हमें मिल जाएगा और हम खुश हो जाएंगे। तो फिर क्या है शिक्षा? वास्तविक में यदि मैं आपसे पूछूं कि शिक्षित व्यक्ति किसे कहेंगे तो आप क्या कहेंगे बेटा? शिक्षित व्यक्ति कौन होता है? कौन होता है बताओ? एक शिक्षित व्यक्ति हु इज एन एजुकेटेड पर्सन, या फिर एक शिक्षित व्यक्ति कौन होता है या किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? मुझे बताएं अपने विचार कि एक शिक्षित व्यक्ति किसे कहेंगे आप? जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी, जो बहुत पढ़ता रहता होगा, वही शिक्षित व्यक्ति कहलाएगा? या फिर जो अपने आप को समाज में, परिवार में, मनुष्य जीवन में हर एक परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने आप को सज्ज करेगा, वो एक शिक्षित व्यक्ति है? या फिर हम छोटा सा और एक छोटा कर देते हैं इस प्रश्न को कि कक्षा में बच्चे हैं 30, एक बच्चा एकदम हमेशा कक्षा में प्रथम आता है, 99 नंबर ले आता है, और एक बच्चा 60-70 लेकर आता है और बाकी अन्य गतिविधियों में भी अपना मतलब पार्टिसिपेशन देता है, भागीदारी। और जो किताबी पढ़ता है, अब सब उसको अरे वाह 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 बहुत इंटेलिजेंट है, ये है वो है, दुनिया भर की बात है। एक एवरेज है, लेकिन वो पढ़ाई में, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी जो भी वाद विवाद समाज में जो कुछ है उसमें पार्टिसिपेशन लेता रहता है। किस बच्चे को आप बेहतर मानेंगे? देखते हैं उत्तर। लेखक कृष्ण कुमार के मत अनुसार हम लोग शिक्षा और साक्षरता के विषय में गलत एवं त्रुटिपूर्ण धारणा से ग्रसित हैं। हमारे मन में एक ऐसी अलग ही धारणा चलती रहती है कि शिक्षा ऐसी है, शिक्षा से ये होता है, शिक्षा ही वो है। शिक्षा तो है, लेकिन शिक्षा में है क्या, शायद उसको हम भूल जाते हैं। हम लोगों की यह मानसिकता है कि शिक्षा स्वयं ऐसी गुणकारी दवाई है जिसके सेवन से समाज एकदम रोग मुक्त हो जाएगा। क्या ऐसा आप भी मानते हैं कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान हमें समाज में रहने की,
समाज की हर एक समस्या, क्योंकि समस्या तो आनी ही है, कई तरह के उतार चढ़ाव ये सब आना है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से उन सभी उतार चढ़ावों से हम, या जो बच्चा स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो समाज में अपने आप को सही से रख पाएगा, टिक पाएगा, सामाजिक समस्याओं का सामना कर पाएगा? लेकिन हमारे मन में सिर्फ ये है, स्कूल जाना है, बच्चे को स्कूल भेज दो, बाकी सब सही हो जाएगा। क्या है यह? हम मान बैठे हैं कि यह एक उपहार है, सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, 50 साल से सरकार द्वारा हमें प्राप्त होता आ रहा है। तो कृष्ण कुमार ने व्यंग्यात्मक शैली में इसे रेखांकित किया है। लेखक हमारी इस भावना से सहमत नहीं है। उनके अनुसार पिछले 50 सालों से सरकार ऐसे आश्वासन देती आ रही है, इसके बावजूद अभी तक शिक्षा प्रत्येक बच्चे तक नहीं पहुंची है। संविधान में लिखा है कि आयु जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और सरकार द्वारा ये कार्य किए भी जा रहे हैं, योजनाएं लाई जा रही हैं। लेकिन जो पैसा जो राहत कोष में आता है वो कहाँ गायब हो जाता है, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, या ध्यान दिया है तो अपनी आंखें बंद कर ली हैं, आंखों पर पट्टी बांध दी है। लेखक के अनुसार वर्तमान समय में शिक्षा का नितांत प्रतिकूल सामाजिक चरित्र उभर कर आ रहा है। शिक्षा को जिस उद्देश्य के साथ विद्यालय का निर्माण किया गया था, या शिक्षा का एक मंदिर माना गया था, समाज शिक्षा एक दूसरे पर निर्भर है। स्कूल और विद्यालय मतलब समाज और विद्यालय एक दूसरे पर निर्भर है ना। समाज नहीं होते तो विद्यालय नहीं होते, और विद्यालय नहीं होते समाज में अच्छा नागरिक कैसे मिलता? ये है ना हमारा कि विद्यालय जाकर अपने आप का विकास करेगा, हर एक समस्याओं से समाधान खुद को मतलब समाधान निकाल पाएगा, ये मानते हैं हम। लेकिन यहाँ तो कुछ प्रतिकूल है, उल्टा है। शिक्षा बच्चों को समाज के सबसे व्यापक सरोकारों से काटने वाला एक प्रमुख अस्त्र बनकर उभरी है। प्राथमिक पाठशाला में प्रवेश करने वाले दिन से ही इस प्रक्रिया का सूत्रपात हो जाता है। इसीलिए लेखक कृष्ण कुमार का कहना है कि प्राथमिक शिक्षा का दायरा विस्तार लड़कियों तथा समाज के उत्पीड़ित तबकों तक किया जाए, हर एक तक शिक्षा पहुंची जाए। साथ ही बच्चों को शिक्षा के माध्यम से रखना है, उन्हें इस दिशा में प्रशिक्षित किया जाए। शिक्षा सार्थक होना चाहिए, इस दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। शिक्षा लिमिटेड नहीं, सीमित नहीं, ठीक है। अब है अगला प्रश्न कि लेखक के अनुसार शिक्षा बच्चों को समाज के सबसे व्यापक सरोकारों से काटने वाला एक प्रमुख अस्त्र बन गई है, जबकि शिक्षा क्या है? समाज को जोड़ने वाला, ठीक है, समाज में अपने आप की भूमिका इस तरह से रखने वाला, या समाज में सम्मान प्राप्त करे। कहते हैं ना कि शिक्षित व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है, हर एक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही है, यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। लेखक के अनुसार शिक्षा बच्चों को समाज के सबसे व्यापक सरोकारों से काटने वाला एक प्रमुख अस्त्र बन गई है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा का अर्थ, जिस मानसिकता के साथ शिक्षा शब्द का चयन किया गया, वो कहीं ना कहीं अब डगमगा रहा है। कारण क्या है? पाठ्यक्रम में क्या शामिल हो रहा है, जो एक्सपर्ट्स या जो विशेषज्ञ जिनको ये कार्य सौंपा जा रहा है। अभी हमने देखा था ना पाठ में, सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति हो गई है, और सब का सब खोर शिक्षकों पर दिया जाता है। लेकिन शिक्षक क्या करे जब हाई कमान या जो भी इसके वास्तविक सूत्रधार हैं वही लचीलापन बनाए हैं, या उन्हीं में भ्रष्ट आचरण प्रवेश कर चुका है। फिर खोर रखते हैं कि टीचर ऐसे हैं, वो क्या करे? तो वहां पर कुछ ऐसी मतलब ऐसे संगठनों का निर्माण हो जहां पर उस तह तक पहुंचा जाए, उस पूरा उसको मतलब मुख्य जो कमजोरियां हैं वहां तक पहुंचा जाए, तब कहीं जाकर कुछ सुधार होगा। तो क्यों ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षा जो समाज के लिए आवश्यक है वो कुछ कर ही नहीं रही है शिक्षा के माध्यम से? क्योंकि अपने आप को जो छात्र है वो बड़ा होकर उस तरह से अपने आप को समाज में रख ही नहीं रहा है। सिर्फ किताबी 99 आएगा तभी वो सफलता प्राप्त कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ
किताबी ज्ञान के आधार पर उसको इतनी ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है कि वो वास्तविक जो भी समाज के नियम, कानून, समस्याएं, घटनाएं, दुर्घटनाएं, उनका वो सामना नहीं कर पा रहा है। तो आए दिन कुछ ऐसी दुर्घटनाएं, आए दिन कुछ ऐसी बातें जो हमारा दिल दहला दें या फिर सुनकर ही बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसी घटनाएं भी देखते हैं हम कि अरे उसके तो इतने अच्छे परसेंटेज थे, वो तो बच्चा तो इतना होशियार था, फिर उसने ऐसा क्यों कदम उठाया। ये भी सुनने को मिलता है। आखिर क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से, इमोशनली, सोशियली, ठीक है, स्ट्रांग नहीं हो पाया है। सिर्फ किताबी ज्ञान उसको प्राप्त है, लेकिन वास्तविक जिंदगी का ज्ञान उसको प्राप्त नहीं। तो लेखक कृष्ण कुमार जी की धारणा है कि बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा का वर्तमान स्वरूप बच्चों को समाज के सबसे व्यापक सरोकारों से काटने वाला एक प्रमुख अस्त्र बन गया है। विद्वान लेखक ऐसा अनुभव करते हैं कि बच्चे समझते हैं शिक्षा का कोई सामाजिक महत्व ही नहीं है, बल्कि वास्तविकता यह है कि बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा परोसी जा रही है जिसके द्वारा शिक्षा का सामाजिक चरित्र अछूता रह रहा है। शिक्षा में ही वो बातें शामिल नहीं हैं जिनसे समाज कनेक्टेड हो, संबंधित हो। बस वही पार्ट अछूता रह रहा है, उपेक्षित रहता है। अपने सामाजिक दायित्व का बोध बच्चों को नहीं हो पाता। समाज में उनकी क्या भूमिका रहेगी, किस तरह के उत्तरदायित्व रहेंगे, कैसे अपने आप को वे समाज में प्रस्तुत कर पाएंगे, उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है शिक्षा के पाठ्यक्रम में। तो बच्चे को कैसे पता चलेगा? हाँ, वर्तमान शिक्षा पद्धति को देखकर लेखक की ऐसी प्रतिक्रिया है। लेखक इस स्थिति से बहुत दुखी दिखाई पड़ते हैं, क्षुब्ध दिख पड़ते हैं। देखते ही रह जाते हैं कि पिछले 50 वर्षों से शिक्षा की ऐसी ही दयनीय स्थिति चली आ रही है। निश्चित रूप से लेखक ने के विचार पूर्ण रूपेण तथ्य पर आधारित है। निसंदेह वर्तमान शिक्षा पद्धति इसी प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुजर रही है। बच्चे अपने सामाजिक दायित्वों को नहीं समझते, वे शिक्षा के सामाजिक चरित्र की उपेक्षा करते हैं। इसकी दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकों तक ही सीमित रह जाता है। इसलिए लेखक का कथन एकदम उचित है। लेखक का कथन पता ही है आपको कि उन्होंने कहा था कि समाज का सबसे व्यापक अस्त्र बन गया है जो समाज के सरोकारों से ही बच्चे को काट रहा है, दूर रख रहा है। तो उन्होंने सही कहा है। अगला है, आर्थिक उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या दुष्परिणाम हुए हैं? आर्थिक उदारीकरण, अर्थ आर्थिक, यस, इकोनॉमिकली, ठीक है, कि किस तरह से जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, सरकार द्वारा कई योजनाएं लाई जाती हैं। आर्थिक उदारीकरण मतलब जो बेचारे हैं, कमजोर हैं, निर्धन व्यक्ति हैं, उनको आर्थिक रूप से सहायता देना। लेकिन आती है सहायता उनके लिए और खाते हैं कोई और। क्या हुआ फिर? इसका दुष्परिणाम क्या हुए? आर्थिक उदारीकरण को आमतौर पर आर्थिक सुधार के रूप में जाना जाता है। इसे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के उन्नयन हेतु एक सुदृढ़ औजार के तौर पर भी समझा जाने लगा है कि हाँ, ये आर्थिक स्थिति में जो स्थिति है उसको मजबूत करेगा, सुधार करेगा। तो ये आर्थिक उदारीकरण एक बहुत अच्छा है। सब उसका हाँ हाँ, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, इतना सारा पैसा आता है और उन लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो 10 से 1 बन जाता है, ये हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजीवाद देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की अवधारणा का भ्रामक विचार सरकार के मानस पटल पर पल्लवित हो रहा है कि अब सरकार क्या सोचती है कि हम हर कोने कोने, हर एक, कोई भी व्यक्ति भारत में गरीब नहीं रहेगा, सबके लिए ये योजनाएं चालू हैं या करवा दी गई। लेकिन उन तक वो पहुंच ही नहीं रहा है क्योंकि बीच के कुछ ठेकेदार, कुछ लोग जिनका पेट कभी नहीं भरता, जिनकी ललचाई दृष्टि, पैनी दृष्टि उसी राहत कोष पर रहती है और वो अपनी पैनी नजर गड़ाए रहते हैं और वो राशि वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। जबकि सरकार ये दावा करती है, वो दावा इसलिए करती है क्योंकि उसके द्वारा भेज दिया गया है, लेकिन परिणाम कुछ और ही होता है।
किंतु वास्तविकता यह है कि उदारीकरण राष्ट्र को जर्जर बना रहा है, कमजोर बना रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा मान लीजिए यदि 10 रुपए भेजे जा रहे हैं, बीच में 5 हो गए, 4 हो गए और 1 बचा, तो 10 से ये 0 तो क्या पता कहां चला जाता है, और सिर्फ ये वाला हिस्सा उनके हाथ में जाता है और सरकार को लगता है कि इतना हमने कर दिया है, इतना जो भाग था वो अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है, इतने इलाके थे वो अब संपन्न हैं, वो सोचते हैं हमने काम कर दिया। उन्हें क्या पता लेकिन अब कि एक ही व्यक्ति क्या हर जगह पहुंचकर जायजा ले सकता है। हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी होगी, लेकिन ईमान के नाम पर क्या कहें। इस प्रक्रिया द्वारा जमीन, जंगल, पानी, खनिजों तथा अन्य मानव संसाधनों का दोहन हो रहा है। आम आदमी से छीनकर इन्हें कुछ पूंजीपति घरानों तथा विदेशी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। देश के कोने कोने से आम आदमी अपने जीवन से विस्थापित हो रहे हैं। क्या करें, मजबूरन उन्हें अपना गांव छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना पड़ रहा है। पेट तो पालना है ना, पेट की आग को तो शांत करना है ना, अपने बच्चों के जीवन के लिए कुछ तो कमाना है, इसलिए वो मजबूरन एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है कुछ कमाने। क्या करें, अपने बच्चों से दूर जाकर अन्यत्र रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर है, विवश है। अभागे लोग इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि आर्थिक उदारीकरण देश को किस ओर ले जा रहा है। इस स्थिति द्वारा उदारीकरण उपजे दुष्परिणाम का सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या हो रहा है और किस तरह से भ्रष्टाचार, मुझे नहीं लगता किसी को भी, आई थिंक आप लोगों को भी नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार कभी खत्म होगा। कितने भी लोग आ जाएं, कहीं ना कहीं जैसे ही कुछ पैसा, धन, दौलत, संपत्ति मिलती है, लालच मन में आ जाता है और अच्छी खासी नीयत डोल जाती है। यही हो रहा है। अगला है, लेखक ने प्रस्तुत पाठ में देश की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर आक्षेप किए हैं, आरोप लगाए हैं। उनके विचार से देश की राजनीतिक व्यवस्था में कौन सी समस्याएं प्रवेश कर चुकी हैं। राजनीति जो जरूरी थी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, क्योंकि मोनार्की सिस्टम, तानाशाही, ये सब हम देखते आ रहे हैं कि एक शासक होता है और वो संपूर्ण जनता को अपने वश में करता है, ऑर्डर देता है, मजबूर करता है कि उसे यही पालन करना होगा। लेकिन हमारे देश में प्रजातंत्र है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है ना। फिर भी राजनीति में इतना क्या है कि राजनीति नाम से तो अब जो सामान्य वर्ग होता है ना, जो बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि वो किसी के उसमें पचड़े में पड़ना नहीं चाहता, कोई भी राजनीति में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहता। राजनीति नाम सुनते ही लगता है अरे भैया राजनीति में, अरे उन लोगों पर तो भरोसा करना ही बिल्कुल सही नहीं है। क्यों राजनीति शब्द इतना कहें कि गंदा क्यों दिखाई देता है? क्या बात है कि प्रस्तुत पाठ में देश की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर आक्षेप किए हैं। उनके विचार से देश की राजनीतिक व्यवस्था में कौन सी समस्याएं प्रवेश कर चुकी हैं, जिनके कारण से राजनीति अब वैसी नहीं है जिससे वास्तव में जनता के लिए शासन हो, जनता के हितों की बात हो। वहां सब अपने अपने पेट भरने में लगे हैं या जेबें भरने में लगे हैं। तो लेखक कृष्ण कुमार देश की वर्तमान राजनीतिक जो व्यवस्था है उससे क्षुब्ध हैं, दुखी हैं। सर्वत्र हिंसा एवं अपराध का बोलबाला हो गया है। यूं कहा जाए कि अपराध का राजनीतिकरण तथा राजनीति का अपराधीकरण हो गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कितनी अच्छी बात कही है लेखक ने कि यदि कहा जाए कि अपराध का राजनीतिकरण हो गया क्या, या राजनीति का अपराधीकरण हो गया, दोनों ही बातें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। ऐसा लगता है कि राजनीति में अपराध है और अपराध ही राजनीति है। राजनीति और अपराध को एक साथ रख दिया गया है जहां न्याय नामक शब्द ही नहीं है। वर्तमान में अपराध राजनीति का हिस्सा बन चुका है।
हम इसकी गहराई में जितना जाएंगे, हमें क्रमशः इसके विस्तार की जानकारी प्राप्त होगी। हिंसा एवं अपराध राजनीति का धार्मिक अंग हो गया है, जो राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में अबाध गति से प्रवाहित हो रहा है। राजनीति में ही नहीं, सामाजिक संबंधों तक भी इसने अपने पांव पसार लिए हैं। कहने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति सामाजिक संबंधों में भी क्यों इसने अपने पांव पसार लिए, राजनीति में, समझ रहे हो आप? व्यक्ति जो राजनीति में शामिल है वो कौन है? अरे भाई, समाज का ही तो हिस्सा है। और सामाजिक जो संबंध है उसमें भी राजनीति का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के मन में भ्रष्टाचार या भ्रष्ट आचरण शामिल हो जाते हैं और वो फिर सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ, हिंसा पर उतर आता है, जिससे समाज की स्थिति या सामाजिक संबंध भी बिल्कुल नष्ट होती कगार पर नजर आते हैं। ये सब हो रहा है। इस हिंसा का शिकार महिलाएं, कामगार, आदिवासी, छोटे किसान, मजदूर, यह सभी समान रूप से हो रहे हैं। हिंसा एवं अपराध का यह भयंकर तांडव पूंजी के शासन तथा एकदम भ्रष्ट एवं प्रासंगिक हो गई राजनीति के साथ साथ राजनीति की मुख्य धारा में प्रविष्ट हो गया है। तो लेखक ने इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के असंतुष्ट अपनी वेदना प्रकट की है, इसलिए उन्होंने ये कथन कहा है। अगला है, पंचायती राज में एक तरफ चिंगारी और रोशनी झांकती है, वहीं ढेरों आशंकाओं का अंधेरा भी दिखाई देता है। यहाँ किन रोशनी और आशंकाओं की ओर संकेत किया है कि एक तरफ तो पंचायती राज में चिंगारी और रोशनी झांकती है। चिंगारी उठी, चलो रोशनी आ गई। रोशनी सकारात्मकता का प्रतीक है। और फिर दूसरी तरफ ढेरों आशंकाओं का अंधेरा भी है। पंचायती राज, ग्रामीण विकास, हर गांव खिलेगा, हंसेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, है ना? मतलब ये है, अब हर गांव ऐसा होगा। शिक्षा का दीप जलेगा, फैलेगा शिक्षा का उजियारा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंधकार क्यों फैल रहा है? क्या कारण है कि पंचायती राज, जिसका निर्माण बड़े ही सकारात्मक सोच के साथ किया गया था, आज उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं हर एक जो व्यक्ति वहां निवास करता है उसके मस्तिष्क पर आशंका की रेखाएं दिखाई देती हैं। क्या कारण है? देखो, गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक कहानी के लेखक कृष्ण कुमार के अनुसार देश के सर्वांगीण विकास के लिए पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना एकदम बहुत ही मजबूत और सार्थक कदम था कि भारत देश गांव का देश कहा जाता है। हम ये जानते हैं कि लगभग 60% या 60% लोग हैं कृषि पर आधारित हैं, कृषि प्रधान देश है, लेकिन गांव का देश है, ग्रामीण देश है। लेकिन गांव तुच्छ होते जा रहे हैं, तुच्छ समझा जा रहा है, उपेक्षित दृष्टि से देखा जा रहा है। और जो गांव या ग्रामीण या कृषि प्रधान देश था, आज उन ग्रामीणों तक ही वो सुविधाएं या वो बातें नहीं हैं जो उनके लिए थी। तो अब यहां पर यही कहा है कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए पंचायती राज की स्थापना बहुत अच्छा एक कदम था, क्योंकि गांव गांव में यदि विकास होगा तभी हमारे संपूर्ण देश का विकास होगा। लेखक पंचायती राज व्यवस्था को राष्ट्र के उत्थान का एक सशक्त माध्यम मानता है। बिल्कुल, उसे इस व्यवस्था में आशा की एक किरण दिख पड़ती है। राष्ट्र एवं समाज में परिवर्तन की एक छोटी किंतु ऊर्जावान चिंगारी दृष्टिगोचर हो रही है, किंतु वह पूर्ण आश्वस्त नहीं है। क्यों? वह देखकर निराश है कि पंचायती राज व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, वरन केवल औपचारिकता ही है। उन्हें समुचित प्रशासनिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। जो सुविधाएं गांव के लिए सरकार द्वारा भेजी जा रही हैं, वो बीच में ही लुप्त हो रही हैं। अनेक प्रदेशों में पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं। ग्राम सभाएं केवल नाम मात्र की उपस्थिति दर्शाती हैं कि हाँ भाई ग्राम पंचायत है, पंच हैं, पंचों द्वारा निर्वाचित सरपंच है, सरपंच गांव का मुखिया है और हर एक समस्या का समाधान करेगा। लेकिन हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि उसमें भी कुछ कैटेगरी, कुछ श्रेणी है कि इस वर्ग का सरपंच होगा। अब
जैसे सामान्य वर्ग होगा, पिछड़ा वर्ग होगा, अनुसूचित जाति का होगा, अनुसूचित जनजाति का होगा, महिला होगी, सरपंच, बहुत तरह के ये आ जाते हैं। तो अब यदि किसी जनजाति या अनुसूचित जनजाति का कोई बंदा यदि सरपंच हो जाता है तो गांव के जो कुछ नहीं तथाकथित उच्च वर्ग के लोग वो उसे अपनी उंगली पर नचाते हैं और वो नाचने पर मजबूर है क्योंकि वो वहीं रहना है ना उसे। होता है ऐसा, हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा भर कर सकते हैं, फैसले नहीं ले सकते। पंचायतों के महत्वपूर्ण अधिकारों से वंचित रहने के कारण पीड़ित, शोषित एवं बुनियादी सुविधाओं से रहित जनता की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा। महिलाओं की स्थिति भी वैसी ही दयनीय है जैसी पहले थी। पर्दा प्रथा पहले भी थी, पर्दा प्रथा आज भी है। आज भी महिलाओं को घर से बाहर या महिलाएं घर से बाहर नहीं दिखाई देती हैं। पर्दा प्रथा, कुछ नियम, कायदे, कानून जो केवल और केवल स्त्रियों के लिए हैं। लेखक पंचायती राज व्यवस्था को राष्ट्र एवं समाज के सर्वांगीण विकास की सशक्त कड़ी मानता है, क्योंकि गांव-गांव, शहर-शहर, फिर कहीं जाकर पूरे राष्ट्र का विकास होगा। यदि गांव विकसित नहीं है तो देश को हम कैसे कह सकते हैं कि देश विकसित है। अब साथ ही साथ लेखक को यह देखकर निराशा होती है कि पंचायतों का चुनाव और गठन होने के बावजूद व्यवहारिक रूप से उसे नाम मात्र के अधिकार दिए हैं। कहने को पंचायती राज है लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं है। स्थानीय स्तर पर मची खलबली अब अराजकता को नियंत्रित करने की स्थिति में हमारी पंचायतें नहीं हैं। यह कैसी विडंबना है। लेखक यह देखकर हतप्रभ है, आश्चर्यचकित है। अगला है प्राथमिक शिक्षा को अधिक कारगर बनाने के लिए लेखक ने कैसे 2 क्षेत्र सुझाए हैं। किस तरह से प्राथमिक शिक्षा को अधिक कारगर बनाया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा, अभी लेखक ने बताया था ना कि किस तरह से उन्होंने कमारा ले की जो बात बताई थी कि उनकी माँ को पहले ही अंदेशा था कि प्राथमिक विद्यालय में दाखिला हो रहा है, ये बच्चा यहाँ का नहीं रह पाएगा, ये जरूर बाहर जाएगा। तो अब प्राथमिक शिक्षा को अधिक कारगर बनाने के लिए लेखक ने कौन से क्षेत्र सुझाए हैं। वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। इसके अनेक कारण हैं। एक प्रमुख कारण यह है कि प्राथमिक पाठशाला का शिक्षक उपेक्षित एवं प्रताड़ित है। कहीं ना कहीं उसको प्रेशराइज किया जाता है कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। वो अपने अनुसार कुछ भी पढ़ा नहीं पाता है। विद्यालय में अपनी स्वतंत्रता अनुसार बच्चों से कुछ कह नहीं सकता है। तो यहाँ इसलिए लिखा है कि वे उपेक्षित भी हैं और प्रताड़ित भी हैं। टीचर, शिक्षक, अरे सरकारी, मतलब इस तरह से उपेक्षा की दृष्टि से टीचर्स को देखा जाता है। जो भविष्य निर्माता हैं, जो समाज का निर्माण करने वाले हैं, क्योंकि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ठीक है, यदि और किसी की बात करें तो वो मशीनों के साथ हैं, वो मशीनों के साथ ताल्लुक रखते हैं। लेकिन एक शिक्षक तो ह्यूमन बीइंग या व्यक्ति के साथ संबंध रखता है। वो तो एक व्यक्ति का निर्माण कर रहा है। एक इंजीनियर एक ब्रिज का निर्माण कर रहा है, पुल का निर्माण कर रहा है, लेकिन एक टीचर तो एक व्यक्ति का निर्माण कर रहा है। फिर भी शिक्षक को उपेक्षित समझा जाता है। एक और बालकों तथा बालिकाओं का पाठशाला में नामांकन के पश्चात ऐसी परिस्थितियां सृजित की जाती हैं कि वे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। यदि जैसे तैसे नामांकन करा लिया, दाखिला करा लिया, तो विद्यालय में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं या कर दी जाती हैं कि मजबूरन उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ता है। बच्चों को उपेक्षा तथा अपमान का घूंट पीना पड़ता है। प्रारंभिक शिक्षा में उन्हें प्रताड़ित शिकार होना पड़ता है। एक और बड़ी कठिनाई, शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। शिक्षा का तीव्र गति से अवमूल्यन हो रहा है। क्या, कैसा, मतलब टीचर्स ट्रेनिंग। तभी तो हर एक परिवार जो आर्थिक स्थिति जिसकी सही है वो प्राइवेट स्कूल में दाखिला देते हैं, क्योंकि कम से कम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई तो बहुत अच्छे से होती है। टीचर्स के जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं उनमें हर एक बारीकी का जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको शामिल तो किया जाता है। बात हम करें सीबीएसई स्कूल की, सीबीएसई की जो गाइडलाइंस होती हैं, प्राइवेट स्कूल के जो ओनर होते हैं या जो भी वहाँ के जैसे प्रिंसिपल या प्राचार्य होते हैं वो इस बात का ध्यान तो रखते हैं कि क्या सीबीएसई द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं हमें उनका पालन करना होगा। बच्चा ही
सर्वोपरि है, इस बात का भी ख्याल रखा जाता है। ये हम अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि कम से कम वहां ये सब बातें होती तो हैं। लेखक कृष्ण कुमार के कथानुसार कुछ प्रदेशों में शिक्षकों को 500 रुपए वेतन देकर नियुक्त किया जाता है। ये पुरानी बात है, जब लेखक ने ये चैप्टर लिखा होगा। अल्प वेतनभोगी शिक्षक कभी भी सही ढंग से अध्यापन कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी घर से बाहर निकलता है तो इस सोच के साथ निकलता है कि मैं जा रहा हूं और कुछ आय का साधन है जिससे परिवार का भरण पोषण हो। लेकिन भरण पोषण के स्थान पर सिर्फ इतना कुछ देकर उनको दूसरी जगह जाना, उनको तीसरी जगह जाना है, तब जाकर भरण पोषण होगा। तो कोई भी व्यक्ति अपना कैसे 100% दे पाएगा जब उसके हाथ में उसकी मेहनत के अनुसार इनकम नहीं है। प्राथमिक, इसलिए वो सही ढंग से अध्यापन कार्य नहीं कर पाते हैं। प्राथमिक शिक्षा को कारगर बनाने के लिए शिक्षकों के प्रति उपेक्षा भाव का परित्याग करना होगा, जो हमारे देश की सबसे बड़ी कमी है कि शिक्षकों को उपेक्षित समझा जाता है। अदर या अन्य जो लोग हैं उनको बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन जिनको मान सम्मान मिल रहा है उसके पीछे कौन है? शिक्षक है भाई। फिर भी लेकिन उसे देखना होगा, उन्हें समुचित वेतनमान दिया जाना चाहिए। साथ ही उनके प्रशिक्षण की यथेष्ट योजना कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। पाठशालाओं में ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा ताकि बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित हो। उनके लिए कुछ आकर्षक कार्यक्रम करना श्रेयस्कर है, तभी तो गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है। विद्यालय को पर्याप्त वित्तीय सहायता भी इस दिशा में महत्वपूर्ण है सरकार की तरफ से, जो कि होता है। शिक्षा में सुधार एवं उन्नयन के लिए बड़ी बड़ी गोष्ठियां, मीटिंग्स जिनको कहते हैं, सेमिनार आदि आयोजित करना, शिक्षाविदों की कमेटी गठित कर कंसल्टेंसी फीस का भारी भरकम भुगतान इस दिशा में अनुपयुक्त प्रयास है। इससे प्राथमिक शिक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि का अधिक हिस्सा उन्हीं अनावश्यक मदों में व्यय हो जाता है। प्राथमिक शालाओं के विकास तथा शिक्षकों के बेहतर वेतनमान में उस कोष का निवेश होना चाहिए। इस प्रकार लेखक ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए उपयुक्त कई उपाय बताए हैं कि ये आवश्यक हैं और किस तरह से हमें प्राथमिक विद्यालयों को देखना है। अगला है, नौकरशाही ने प्राथमिक शिक्षा को किस प्रकार नुकसान पहुंचाया है। नौकरशाही या कहें कि चाटुकारिता, नौकरशाही या शाही नौकर। यदि इस शब्द को हम देखें कि नौकरशाही या शाही नौकर, तो इसका अर्थ आप एकदम अलग हो जाएगा। यहां पर दिया है नौकरशाही ने प्राथमिक शिक्षा को किस प्रकार नुकसान पहुंचाया। नौकरशाही मतलब जो मजबूरी है, तो शिक्षा पर नौकरशाही के प्रभुत्व के प्राथमिक शिक्षा को पर्याप्त नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि नौकरशाही इसके विकास के सामने एक दीवार बनकर खड़ी है। प्राय हर अच्छे कार्यक्रम का विरोध करती है। इस दिशा में गहराई तक जाने पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। पंचायतें इसकी मूक गवाह है। बड़ी बड़ी कमेटी कमीशन द्वारा सुझाए गए शैक्षिक सुधार नौकरशाही द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। अच्छे से अच्छे सुझाव और संभावनाएं कुचल दी जाती हैं। इसके मूल में अफसरों की मानसिकता अपने प्रभुत्व को बनाए रखने की होती है। अपनी ताकत कम कोई भी नहीं करने देखना चाहता, सब अपना वर्चस्व देखना चाहते हैं। विडंबना यही है कि शिक्षा की विफलताओं का सारा दोष प्राथमिक शाला के निरीह शिक्षकों पर थोप दिया जाता है। मैंने अभी कहा था ना कि सारा का सारा जो ठीक रहा है वो शिक्षकों के सिर पर फोड़ दिया जाता है कि शिक्षकों ने नहीं पढ़ाया, शिक्षक ऐसा करते हैं। जबकि शिक्षक तो किसी और के कंट्रोल में है ना, आप ऐसा करो ऐसा मत करो, लेकिन वो जो पर्दे के पीछे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई कौन देते हैं? शिक्षक, जबकि वे हमारे साथी हैं, शत्रु नहीं। निर्विवाद स्पष्ट हो जाता है कि नौकरशाही प्राथमिक शिक्षा को अत्यंत नुकसान पहुंचाती है। अगला है, प्राथमिक शिक्षा की असफलता का दोष किन्हें दिया जाता है। अभी अभी हमने देखा कि शिक्षकों को दिया जाता है। प्राथमिक शिक्षा की असफलता का दोषारोपण प्राथमिक शाला के शिक्षकों पर किया जाता है। पिछले कई पीढ़ियों से इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही, परंतु अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी धन के आगमन की अंतिम परिणति महिलाओं पर हिंसा के रूप में होनी है। कैसे? देखो,
प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी धन के आगमन की अंतिम परिणति महिलाओं पर हिंसा के रूप में होनी है, ऐसा क्यों कहा है? तो देश में आज प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी धन के आगमन से अनेक समस्याएं उत्पन्न तो हुई हैं, जिसकी अंतिम परिणति महिलाओं पर हिंसा के रूप में प्रकट हुई है। आर्थिक उदारीकरण की विवशताओं के फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में विदेशी धन आ रहा है कि भाई प्राथमिक शिक्षाओं का सुधार हो तो विदेशी धन आ रहा है। विधायक, मंत्री, अफसर दिन रात इसके बंदर बाट में लगे हैं। किसके हाथ में कितना ज्यादा बंदर बाट, समझ रहे हो ना? पता ना किस तरह से लोमड़ियों की जलेबियां बंदर खा जाता है, तराजू लेकर तौलता है, बेचारी लोमड़ी देखती है, अच्छा इस तरफ का ज्यादा है मैं खा लेता हूं, फिर ये ज्यादा मैं खा लेता हूं। इसी तरह से जो कौन कौन है, विधायक हैं, मंत्री हैं, अफसर हैं, दिन रात इसके बंदर बाट में लगे हैं। इसकी 70% से अधिक की राशि उनके पेट में चली जाती है। स्पष्ट है कि यह पैसा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है, जबकि विदेशी जो पैसा है या धन है उसका इस्तेमाल यदि प्राथमिक विद्यालयों में किया जाता तो काफी सुधार हो सकता था। परंतु यहाँ जो ऊपर बैठे हैं ना कुछ लोग जो अपने आप को बड़ा कहते हैं, और जनता भी बेचारी उनको बड़ा मानती है, लेकिन वो बड़े का पेट भी इतना बड़ा है कि कभी भरता ही नहीं है। ऐसा है हकीकत में। यह निर्विवाद तथ्य है कि भ्रष्टाचार हिंसा की जननी है, हिंसा का प्रणेता है, और जहां हिंसा होगी उसका शिकार विशेषकर महिलाएं होंगी। अतः पूर्णतः सत्य है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी धन की अंतिम परिणति नारी उत्पीड़न है, जो हिंसा का रूप भी अक्सर धारण कर लेता है। अगला है लेखक के प्राथमिक शाला के शिक्षकों से संबंधित विचार संक्षेप में लिखिए। लेखक ने बार बार स्पष्ट किया है कि यहाँ सरकारी विद्यालयों की बात की जा रही है। अक्सर कोई भी जो पढ़े लिखे परिवार हैं या थोड़े से भी अपने सोचते हैं कि बच्चों का भला है, तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने से डरते हैं, कतराते हैं। क्यों? टीचर नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि शिक्षक खराब हैं या शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन वो नीति, वो सत्ता जो सरकारी स्कूलों को अपने चंगुल में फंसाए हुए है, वो किसी को दिखाई देते नहीं है, और बेचारे शिक्षकों पर सब के सब अपना भांडा या नॉट भांडा ठीकरा फोड़ देते हैं, उनको जिम्मेदार बता देते हैं कि इनके कारण शिक्षा की स्थिति दयनीय है। तो लेखक के प्राथमिक शाला के शिक्षकों से संबंधित विचार क्या है? लेखक ने क्या बताया है? प्राथमिक शिक्षा को अधिक बनाने की दिशा में लेखक कृष्ण कुमार ने सारगर्भित सुझाव दिए हैं। लेखक के मतानुसार प्राथमिक शिक्षा कोई अजूबा या दूर की कौड़ी नहीं है, बल्कि उसी संदर्भ में जन्म लेती है जो हमारे इर्द गिर्द रचा जा रहा है। प्राथमिक शाला के शिक्षकों के साथ चलकर शिक्षा की समस्याओं तथा उसकी लाचारी को समझा जा सकता है। शिक्षकों की व्यक्तिगत विवशताओं का समाधान आवश्यक है। अल्प वेतन भोगी प्राथमिक शिक्षक निष्ठापूर्वक अध्यापन कार्य नहीं कर सकते। अल्प भोगी इतनी मेहनत करेंगे, अभी तो यह है कि इतना और आ गया कि आप घर घर से बच्चों को लेकर आएंगे, इसका ध्यान रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, ये कार्य वो कार्य, और आए इतनी सी। तो कोई कैसे इतना सारा देकर सिर्फ इतना सा लेगा? हर एक व्यक्ति घर से बाहर अपनी इनकम के लिए जाता है, ठीक है, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन यदि वहीं उसको संतोषजनक नहीं मिले तो वो कैसे पूर्ण निष्ठा से काम करेगा? फिर वही बात आती है कि सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल क्यों जाते हैं? क्यों सरकारी नौकरियों के लिए सब अभी भी हैं लाइन में, कतार में, लेकिन परिणाम प्राइवेट स्कूल्स का अच्छा आता है। कभी कभी हाँ ऐसा है कि हम सबको शामिल नहीं कर रहे हैं इसमें, लेकिन है तो समस्या यही। उनकी लाचारी, मजबूरी, विपन्नता का समाधान आवश्यक है। विपन्नता संपन्नता का विलोम है। इसके अतिरिक्त उनको स्वाभिमान और स्वतंत्र रूप में निर्णय लेने का भी अधिकार देना होगा। इस प्रकार लेखक ने वर्तमान में प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों की दुरावस्था एवं निराकरण का सुझाव भी प्रस्तुत किया है। अगला है साधना बहन के हरित क्रांति के संबंध में क्या विचार हैं।
साधना बहन ने हरित क्रांति के नाम पर तथाकथित खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रति अपनी निराशा और असंतोष प्रकट किया है। उनके द्वारा सोयाबीन की खेती से होने वाले दुष्प्रभाव तथा खेती पर होने वाले विपरीत स्थितियों का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। उनके अनुसार 60 के दशक में प्रारंभ की गई हरित क्रांति गरीबी तथा विषमता में वृद्धि का कारण बनी है। इधर गांव में विषमता एवं गरीबी में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं दूसरी ओर धनी लोग पहले से अधिक अमीर और समृद्ध हो गए। मतलब गरीबी या गरीब लोग हैं जो और गरीब होते जा रहे हैं, धनी है वो और संपन्न होते जा रहे हैं। कारण आप समझ रहे हैं। इस तथाकथित हरित क्रांति का दुष्परिणाम यही हुआ है कि हमारे गांव की कृषि योग्य भूमि नष्ट हो गई है। नई नई फसलों जिनका हमारी जलवायु से कोई संबंध नहीं है, यहाँ की परिस्थितियों में अनुपयुक्त है। नकदी फसलों का प्रलोभन देकर खेती करने को प्रोत्साहित किया गया। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से पानी और मिट्टी के विषाक्त होने का खतरा उपस्थित हो गया, क्योंकि ज्यादा चाहिए ना उपज, तो कीटनाशक रासायनिक इनका किया गया उपयोग, जिससे मिट्टी की उर्वरकता नष्ट हो गई, उपजाऊपन नष्ट हो गया, पानी की गुणवत्ता नष्ट हो गई और वो भूमि आगे चल के फिर उपजाऊ नहीं रहेगी। गांव की कृषि को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है सोयाबीन की खेती ने, जिसके परिणाम स्वरूप देश की मिट्टी अनेक स्थानों पर अनउर्वर होने के कगार पर पहुंच गई है। इससे हमारी खेती की व्यापक क्षति हुई है। सोयाबीन की खेती, सोयाबीन की फसल जो मिट्टी को जकड़े रहती है। और बताइएगा मुझे क्यों ऐसा कहा है कि सोयाबीन की खेती ने मिट्टी को अनउर्वर बनाया है, क्यों? ठीक है, सोयाबीन की फसल आपने भी देखी होगी ना, जिसमें अधिक पानी या सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ होता है क्या? तो इसमें हम चाहती हूं आपके विचार। पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, समाज में समता के मूल्यों को स्थापित करके ही हम राष्ट्र के विकास की आशा कर सकते हैं। अन्यथा विनाश की ओर तेजी से बढ़ते कदम हमारी कृषि के लिए अत्यंत अहितकर होंगे। इसलिए हमें सतर्क होने की आवश्यकता है, नहीं तो वर्तमान शिक्षा दिशा में अधिक विध्वंसकारी परिणाम ले आएगी। शिक्षा जो देश निर्माण, भविष्य निर्माण की हम बात करते हैं, वो विध्वंसकारी बन जाएगी, ये हम कोई नहीं चाहेंगे। साधना बहन ने उपरोक्त तथ्यों को रेखांकित करते हुए अपना आंतरिक क्षोभ प्रकट किया है। उन्होंने हमें उक्त प्रयासों से बचने का परामर्श दिया है। अगला है, यदि हम पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और समाज में समता के मूल्यों को स्थापित करने की बात नहीं करेंगे तो शिक्षा इस विनाश को और भी तेजी से फैलाएगी। लेखक इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट करिए। आखिरकार शिक्षा इस विनाश को कैसे तेजी से फैलाएगी? क्या कभी, देखो आप, क्या कभी शिक्षा विनाश कर सकती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है सच में। क्या कभी हमने सोचा था कि ऐसा क्वेश्चन भी रेज हो सकता है? क्या शिक्षा विनाश? नो, शिक्षा तो निर्माण करती है। लेकिन प्रश्न में आया है कि यदि हम पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और समाज में समता, पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और समाज की समता मतलब एकता के मूल्यों को स्थापित करने की बात नहीं करेंगे तो शिक्षा इस विनाश को और भी तेजी से फैला देगी। क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न है कि लेखक इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट करिए कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि शिक्षा इस विनाश को तेजी से फैलाएगी। ये तो बड़ा भयंकर है, लेकिन है सही, क्योंकि हमने देखा है कि अभी हमने पढ़ा था ना कि शिक्षा क्या है, स्तर क्या है, शामिल क्या है। गांव के बच्चों की शिक्षा के लेखक कृष्ण कुमार जी का यह कटु अनुभव है, बिल्कुल सच्चा, कि हम केवल बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, किंतु राष्ट्र के विकास के प्रमुख कार्य यथा पर्यावरण की सुरक्षा, प्रकृति संरक्षण, समाज में समता के मूल्यों की स्थापना के प्रति सचेष्ट नहीं है। किताबी ज्ञान, ये पाठ्यक्रम, वो पाठ्यक्रम, बच्चा ये पाठ्यक्रम करके आएगा, परीक्षा में बच्चा उत्तीर्ण। अरे, हमने ध्यान दिया कि जो पाठ्यक्रम बच्चों के लिए चुना गया है वो समाज में किस तरह से हितकर होगा, लाभदायक होगा।
तो हम इनकी नितांत उपेक्षा कर रहे हैं। वर्तमान शिक्षा इसमें सार्थक योगदान नहीं कर रही है, इसकी परिणति व्यापक विनाश को आमंत्रित करेगी। वास्तविकता यही है कि उच्च स्तर पर मंत्रियों की चाटुकारिता तथा विभागीय अफसरों द्वारा खुशामत में तलवे चाटने की प्रवृत्ति इन बुराइयों का मूल कारण है। जहां देखो वहां दुम हिलाते हुए ऐसे लोग आ ही जाते हैं, और जो कुछ गद्दी पर बैठे रहते हैं उनको सामने दुम हिलाने वाले लोग अच्छे लगते हैं, उन्हें प्रशंसा सुननी पसंद है। वो भी अंधे, ये भी अंधे, अंधों की नगरी में होगा कौन, अंधों में काना राजा। यही सब इसकी बुराइयों का कारण है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शिक्षा दर्शन ही समाप्त हो जाता है। समुचित मार्गदर्शन के अभाव में हम लक्ष्य से भटक गए हैं। शिक्षक वर्तमान दयनीय स्थिति तथा वर्तमान शिक्षा प्रणाली से अत्यंत क्षुब्ध भी है और हतोत्साहित भी। इसकी आंतरिक इच्छा यही है कि वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन लाए बिना हम समाज में समता और विकास के लक्ष्य तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। अगला है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा क्या थी? गांधी जी की बुनियादी बेसिक्स इन एजुकेशन, गांधी जी द्वारा बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा शिक्षा को ग्रामीण जीवन तथा गांव के पारंपरिक उद्योगों से जोड़ना था, कि जो भी बच्चा जैसे चरखा चलाना, कुछ ऐसे करके लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा कुछ ऐसी तरकीबें सोचे जो समाज में अपने आप को वो रख तो सके, अपने परिवार का भरण पोषण करने के योग्य तो बन सके। ठीक है, तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा, और ये जो गांधी जी की शिक्षा है ना बुनियादी, ये हमारी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, जो पहले बौद्ध अनुयायियों या जो हमारा सबसे विश्व प्रसिद्ध जो यूनिवर्सिटीज थी, विश्वविद्यालय थे, उनमें जो शिक्षा दी थी या दी जाती थी, वो कैसे हर एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती थी, और कहां से विदेशी लोग भारत में आते थे शिक्षा ग्रहण करने, चीन से, हर जगह से। वो है ना वैनसांग, वो भी आया था भारत 630 ऐसा कुछ। तो क्यों आए थे सब भारत में शिक्षा प्राप्त करने? क्योंकि भारत की शिक्षा प्रणाली सशक्त थी। अब क्यों यहां से बाहर जा रहे हैं हम शिक्षा प्राप्त करने? हाँ, हम अपनी कमियों को देख नहीं रहे हैं, हम हमारे ही देश को पंगु बना रहे हैं। तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा शिक्षा को ग्रामीण जीवन तथा गांव के पारस्परिक या पारंपरिक उद्योगों से जोड़ना था, कि वे किसी तरह से उद्योगों से जुड़े, परंपरा से जुड़े, जो आवश्यक चीजें हैं उनके बारे में गुर सिखाना था। गांधी जी आज की शिक्षा, विशेष तौर से प्राथमिक शिक्षा में नवजीवन का संचार करना चाहते थे, कि जो आवश्यक है उसी के आधार पर शिक्षित किया जाए। वस्तुतः वे ऐसा करने में पूर्ण सक्षम थे। बुनियादी तालीम की गांधी जी की कल्पना उनके ग्राम स्वराज के सपनों की आधारशिला थी। इसके माध्यम से ग्रामों की स्वायत्तता तथा ग्रामीणों को सम्मानपूर्वक जीने का हौसला होना उनका लक्ष्य था, हौसला देना। इस प्रक्रिया में बुनियादी तालीम की उनकी रूपरेखा आज भी प्रेरणादायक है। यदि उस तरह की शिक्षा जैसे गांधी जी ने कहा था वो आज भी शामिल की जाए, तो वास्तव में हमारे बच्चों का भला होगा, समाज का भला होगा। इसी कार्य में शिक्षा दे सकने में समर्थ है। शिक्षा के सामाजिक चरित्र पर सीधे प्रहार किए बिना शिक्षा और विनाशकारी विकास के बंधन को हम तोड़ नहीं सकते। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा उपर्युक्त तथ्यों को रेखांकित करती है। इसके द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं आज की शिक्षा ग्रामीण समाज की पुनर्रचना करने में पूर्णतया अक्षम है। पहले जो शिक्षा थी, थोड़ा सा हजारों वर्ष पूर्व चले जाएं, भगवान बुद्ध, तक्षशिला और ये सब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा। तो हमें बुनियादी शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाना होगा जहां गांव को स्वायत्तता, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ग्रामीणों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार और गांव के पारंपरिक उद्योगों को संरक्षण प्राप्त हो सके। ठीक है, अब हम चलते हैं पाठ के आसपास। तो पंचायती राज क्या है, इस विषय पर 300 शब्दों में हमें लिखना है, एक निबंध टाइप, कि भाई हमें पता होना चाहिए कि पंचायती राज क्या है।
पंचायत क्या है? पंचायत और नगरीकरण, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि पंचायती राज है क्या। पंचायती राज व्यवस्था को इसके अधिकार क्षेत्र एवं कार्य प्रणाली के कारण स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। पंचायती राज को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन। वर्तमान समय में इसके 3 स्तर हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी और सरल इकाई है। एक गांव या कुछ छोटे छोटे गांवों को मिलाकर पंचायत का निर्माण किया जाता है। संक्षिप्त में हम इस तरह से कह सकते हैं, इसका और विस्तृत रूप भी आप लिख सकते हैं। अगला है, आर्थिक उदारीकरण ने वर्तमान समय में कई पर्यावरणीय संकट पैदा किए हैं। आर्थिक उदारीकरण ने पर्यावरण संकट पैदा किए हैं। आर्थिक उदारीकरण और पर्यावरण की समस्याएं, इस विषय पर एक आलेख तैयार करें और गोष्ठी करें, चर्चा करें। तो अब हमें पता पहले ये लगाना होगा कि किस तरह से आर्थिक उदारीकरण ने पर्यावरणीय संकट पैदा किए हैं। आर्थिक उदारीकरण, सहायता, लेकिन पर्यावरण संकट भी उत्पन्न हुए। कैसे? उदारीकरण सरकार के नियमों में आई कमी को दर्शाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण यदि देखा जाए तो 24 जुलाई सन 1991 के बाद से शुरू हुआ, जो जारी रखने के वित्तीय सुधारों को दर्शाता है। आर्थिक रूप से सुधार, ठीक है, जैसे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, प्रौद्योगिकी का नया विकास होता है, साथ ही साथ हमारे आसपास का वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। दूसरी ओर उत्पादन में वृद्धि के कारण वनोन्मूलन में वृद्धि हुई है। वनोन्मूलन मतलब समझ रहे हो ना? वनों में जो वृक्ष उन्मूलन, कमी, तो इससे हमारे पर्यावरण और मनुष्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है ना। कि अब उदारीकरण हुआ तो रोजगार बढ़े, अवसर बढ़े, अवसर बढ़े तो रोजगार बढ़े। तो जहां जनता बढ़ती जा रही, रोजगार बढ़ते जा रहे, तो वहां के लिए कुछ जमीन ऐसी चाहिए जहां पर कुछ उद्योग हों, कुछ फैक्ट्रीज हों, जिनमें लोगों को काम दिया जा सके। और वो कहाँ होंगी? जंगलों का क्षरण होगा, पेड़ों की कटाई होगी। इसलिए कहा है कि आर्थिक उदारीकरण ने वर्तमान समय में पर्यावरण संकट उत्पन्न किए हैं। ठीक है, अगला है, स्वतंत्रता संग्राम के समय गांधी जी ने भारतीयों की शिक्षा के लिए बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। बुनियादी शिक्षा का सीधा संबंध हस्तकौशल एवं रोजगार से था। बुनियादी शिक्षा के संबंध में अपने शिक्षक से विशेष जानकारी प्राप्त कीजिए कि बेसिक्स इन एजुकेशन, जो कि गांधी जी द्वारा बुनियादी शिक्षा की है, वो क्या है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी कि जैसे ही हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, हमारे देश की स्थिति, शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाया जाएगा, बेहतर किया जाएगा, बेहतरीन किया जाएगा। आज जिसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है, उसकी पृष्ठभूमि में गांधी जी की बुनियादी यानी बेसिक शिक्षा ही तो थी। इस बुनियादी प्रशिक्षण और प्राथमिक स्तर की शिक्षा के 2 स्तर थे। सबसे पहला, स्कूली बच्चे कक्षा 1 से ही, मतलब ये जो तकली से सूत काटते थे, सूत काटना समझते हो ना, जैसे चरखा देखा होगा गांधी जी का आपने, रुई से पोनी बनाते थे और सूत की गुड़िया बनाकर या तो खादी भंडारों को देते थे या बैठने के आसन, रुमाल, चादर आदि बनाते थे, जिनसे मतलब विद्यालय में ही ये शिक्षा दी जा रही है कि ये करिए। जैसे एक वो होता है ना, पीडब्ल्यू नहीं, एक कौन सा पीरियड लगता था हम लोगों का भी, जिसमें हमें, जैसे हम हॉस्टल में पढ़ते थे उस समय, तो सलाई ऊन दी जाती थी, जिससे हम ऊनी कुछ मफलर वगैरह, स्कार्फ वगैरह बनाते थे। तो कुछ ऐसी शिक्षा शामिल थी जो बच्चों में स्किल्स, कुशलताओं का विकास करती थी, जिससे वे आगे चलकर उनके हाथ में हुनर रहता था, उन्हें कहीं भटकना नहीं पड़ता था। उनके हाथ में हुनर है, वे जहां भी रहेंगे अपना पालन पोषण कर सकते हैं, भरण पोषण कर सकते हैं। शिक्षा के बारे में गांधी जी का दृष्टिकोण वस्तुतः व्यवसाय परक था कि आगे चलकर बच्चा जब बड़ा होगा तो वो कुछ ना कुछ तो कर सकेगा, है ना। वो एकदम
ऐसा तो नहीं रहेगा कि अब मैं क्या करूं, मुझे नौकरी ही नहीं मिल रही, तो वो अपना कुछ कार्य कर सकता है जिससे वो अपना भरण पोषण कर सकता है। उनका यही मत था कि भारत जैसे गरीब देश में शिक्षार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ कुछ धनोपार्जन भी कर लेना चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने वर्धा शिक्षा योजना बनाई थी। शिक्षा को लाभदायक एवं अल्प व्यय करने की दृष्टि से सन 1936 में उन्होंने भारतीय तालीम संघ की स्थापना की। अब हम चलते हैं भाषा की बात की तरफ। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विलोम शब्द भी इन्हीं को कहते हैं। प्रतिकूल, अनुकूल, सहज, सहज के आगे लग जाएगा असहज या दुर्लभ। प्राथमिक, प्रारंभिक, अंतिम। सुलझाना, उलझाना। ग्रामीण, शहरी या नगरीय। प्रश्न, उत्तर। जमीन, आसमान। स्वायत्तता मतलब पूर्ण स्वतंत्रता, उसका उल्टा हो जाएगा पराधीनता। विदेशी, स्वदेशी। निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित, पहले शब्द लिखा है उसका हमें वचन परिवर्तित करना है। माएं या माताएं। सिसकी, सिसकियां। रिश्तेदार, रिश्तेदारों। लड़का, लड़के। लड़की, लड़कियां। किसान, किसानों। मजदूर, मजदूरों। विधायक, विधायकों। अफसर या विधायकगण। अफसर, अफसरों। विवशता, विवशताएं ऐसी हैं जीवन में, ऐसी विडंबनाएं हैं कि व्यक्ति करे क्या। पुस्तक, पुस्तकें। प्रक्रिया, प्रक्रियाएं। अब हमें लिखना है समानार्थी शब्द। शब्द है और समानार्थी शब्द। प्राथमिक शाला, प्राथमिक शाला को और क्या कहेंगे? प्रारंभिक शाला। अनपढ़ क्या कहेंगे? अशिक्षित, मूर्ख, अशिक्षित भी कहेंगे। बुनियादी, बेसिक। गुंजाइश, जुगाड़। महिला शिक्षक, अध्यापिका। गिरवी, बंधक, इस्तेमाल, उपयोग, व्यवहार। ताकतवर, शक्तिशाली। आजादी, स्वतंत्रता। हैसियत, तुम्हारी एक और शब्द है ना कि औकात या सामर्थ्य। लचर, पंगु, लाचार, पंगु। दाखिला, भर्ती, अरमान, अभिलाषा, इच्छा। अब हमें देखना है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करना है। गांव है, सुविधा है। भाषा, पढ़ाई, सुधार, जाल, नीति और परिदृश्य। ठीक है, इनको पहले हमें इसको देखना है कि ये लिंग कौन सा है और वाक्य बनाना है वाक्य के आधार पर। तो गांव पुल्लिंग, यह मेरा गांव है, गांव पुल्लिंग में आएगा। सुविधा, स्त्रीलिंग, आप अपनी सुविधा के अनुकूल कार्य करें, सुविधा नहीं है। ठीक है। भाषा, स्त्रीलिंग, मेरी भाषा बहुत अच्छी है। पढ़ाई, आपकी पढ़ाई कैसी है, चल रही है। सुधार, गांव का सुधार होना अपेक्षित है। जाल, आपका जाल फैलाना उचित नहीं। नीति, स्त्रीलिंग, सरकार की वर्तमान नीति जनहित में है। परिदृश्य, हर परिदृश्य, यह परिदृश्य उपेक्षित नहीं है। अर्थ की दृष्टि से नीचे दिए गए वाक्यों की प्रकृति बताना है। प्राथमिक शिक्षा के लिए विदेशी पर क्यों आया है? क्या? प्रश्नवाचक। ठीक है। आज शिक्षा का बहुत ही प्रतिकूल सामाजिक चरित्र ऊपर आया है। विधिवाचक, मुझे मालूम था कि तुम इस देश में नहीं रुक पाओगे, हमारे लिए कुछ नहीं कर पाओगे। संयुक्त, नकारात्मक, नहीं है। संभव इस सभा में कहीं टिमरनी से आई साधना बहन बैठी हैं। संदेहवाचक, क्योंकि संभव है। क्या वजह है कि आज हमारे गांव में पानी उपलब्ध नहीं है लेकिन शराब उपलब्ध है? विस्मयादिबोधक। तो इस तरह से हम भाषा की बात को तो कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि अब आप जैसे व्याकरण में जो भी हमारे वाक्य आते हैं या जो भी विषय वस्तु शामिल है उससे आप भली भांति परिचित हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरे साथ बने रहना है मैग्नेट प्रिंस हिंदी मीडियम पर। मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय। थैंक यू सो मच।